अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और अपने YouTube चैनल एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के अंदर आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका उन्वान है कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुएटी। इस वीडियो के अंदर हम मैनुअली तरीके से सीखेंगे कि फार्मूले के ज़रिए पेंशन और ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरी पेंशन की दूसरी वीडियो है। पेंशन की पहली वीडियो के अंदर मैंने एक पेंशन कैलकुलेटर पेश किया जो 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2021 तक वैलिड है। इस कैलकुलेटर के ज़रिए आप जो है रिजल्ट चंद सेकंड के अंदर हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन की शक्ल में भी इसका लिंक दे दिया है। आप वहां से मेरी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं और इस पेंशन कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन को फ़ायदा हो सके। पेंशन कैलकुलेशन के लिए आपको तीन चीज़ें एक्यूरेट मालूम होनी चाहिए: डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो एक एम्प्लॉइज़ है, मैंने एक फर्जी जो है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट ली हुई है और आप अपने कागज़ पेंसिल लें और हम इसको मैनुअली जो है कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एज निकालते हैं कि उसकी उम्र क्या है। इस एम्प्लॉय की इस वक्त जब जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है उस वक्त तक, उस दिन तक उसकी उम्र कितनी है, उसकी एज कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट लेंगे। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखने का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप ईयर लिखें और उसके बाद आप जो उसका मंथ है वो 2 है तो 2 लिख दें। सॉरी, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर मंथ हमने 2 लिख दिया और डे जो थे 8, तो 8 लिख दिया हमने। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। सबसे पहले ईयर लेंगे 1970, फिर हम उसका मंथ लेंगे, फोर्थ मंथ है उसका, फिर हम उसके डेज लेंगे 25 और इसको हम जो है माइनस करेंगे। मौजूदा डेट के अंदर हम डेट ऑफ बर्थ माइनस करेंगे तो उसकी एज आ जाएगी हमारे सामने। तो इसको सिंपली हमने माइनस करना है। माइनस करने के लिए जो है आपको पता ही है, ऊपर वाली रकम से नीचे वाली रकम माइनस करते हैं। 8 में से 25 निकालने हैं, वो निकलेंगे नहीं। तो उसका तरीकाकार ये है, अगर माइनस हो जाए तो ठीक है, वगरना उसका तरीकाकार ये है कि आप साथ वाले जो मंथ है इससे एक माह जो है वो इससे ले लेंगे हम हासिल। हमारे पास 8 डेज है, एक माह हासिल लिया, डेज के अंदर कन्वर्ट किए तो 30 डेज, 30 के अंदर 8 डेज हमारे पास पहले मौजूद है तो टोटल 38 डेज हो गए हमारे पास। तो अब इसके माइनस आसान हो जाएगी कि 38 में से हमने माइनस करना है 25, तो हमारे पास आ जाएंगे 13 डेज। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक मंथ बचा था, एक में से 4 माइनस होंगे नहीं। इसका भी ये तरीकाकार है कि साथ वाले हमसाए से हम कहेंगे कि हमें एक जो है वो हासिल देते, तो उससे हमने एक एयर ले लिया। 2021 है ना, एक एयर हमने इधर से निकाल लिया, पीछे हमारे पास 2020 बच गया। इसको हम 12, एक एयर को हम 12 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 और एक हमारे पास ऑलरेडी मंथ था 13, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 13 मंथ हो जाएंगे। अब ये जो है माइनस आसान हो जाएगी। 13 में से हमने माइनस करने हैं 4, तो हमारे पास आ जाएंगे 9 मंथ। 9 मंथ हमारे पास आ गए। अब एयर का माइनस करेंगे, 2020 में से हम निकाल देंगे 1970, तो हमारे पास एयर हमारे पास आ जाएंगे 50 एयर आ जाएंगे हमारे पास। तो ये था मैनुअली तरीके से कि कागज़ पर हमने ये से कैसे जो है माइनस करना है। अब मैं आपको कंप्यूटर के ज़रिए एक फार्मूला बताता हूँ कि वो कंप्यूटर खुद ब खुद जो है ये इसके एयर और उसके मंथ और उसके डेज निकाल के आपको सामने रख देगा। फार्मूला क्या है? इक्वल का साइन लगाना आपने, डेटेड इफ़, DATED, डेटेड इफ़ आपने इकट्ठा लिख देना है, आगे स्मॉल ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है आपने उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और आगे लगाना कॉमा। उसके बाद जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगा देना है। फिर उसके बाद आपने लगाना है इन्वर्टेड कॉमा। हमने उससे ये कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एयर कैलकुलेट करके बताए कि इसके अंदर साल कितने हैं, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें बता देगा कि इस डेट के दरमियान जो उसके 50 साल हैं। ऐसे ही फिर हम दोबारा ये डेटेड इफ का फार्मूला लगाएंगे और डेट ऑफ बर्थ पहले सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इन्वर्टर कॉमा के अंदर हम उसे ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें जो है साल निकाल कर जो बकिया मंथ बचे हैं वो बता दे।
ईयर निकाल दे, बाकी जो मंथ बचे बचे हैं वो हमें बता दे। इन्वर्टर कॉमा के अंदर ये डाल देंगे, स्मॉल ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें बता देगा कि 9 मंथ हो चुके हैं। इसी तरह हम डे निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, डेटेड इफ, डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम उसे ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें जो है ईयर भी निकाल दे और मंथ भी निकाल दे, जो बकिया डेज बचे वो बताए। मंथ निकाल कर हमें डेज बता दे कि डेज बकिया कितने रह गए। छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जो हम क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो वो बता देगा कि 14 डेज है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है एक्सेल के अंदर अगर हम फार्मूला लगाएं तो इसके ज़रिए से हम इसकी एज मालूम कर सकते हैं कि वो इस वक्त 50 साल 9 माह और 14 दिन उसकी उम्र हो चुकी है। अब हमारे पास एम्प्लॉय की एज आ गई 50 साल 9 माह 14 दिन। तो अब हम साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये क्वालिफाइंग एज क्या है। पेंशन के अंदर क्वालिफाइंग एज ये है कि अगर 50 साल से माह या कोई दिन भी ऊपर हो तो हम पेंशन के लिए 50 नहीं बल्कि 51 साल काउंट करेंगे। ये है क्वालिफाइंग एज। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 50 साल 0 मंथ 0 डेज, तो हम यहाँ पर हमारे लिए क्वालिफाइंग एज जो थी वो 50 साल ही थी। अगर यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 50 साल 9 माह यानी कि एक दिन भी ऊपर हो तो हम अगला नेक्स्ट ईयर जो है वो काउंट कर लेंगे, मुकम्मल साल शुमार करेंगे, तो वो 51 हो जाएगा हमारे लिए। एक और मिसाल देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 50 साल 0 मंथ और 1 दिन हो, ये इसकी उम्र निकल आई हमारे पास 50 साल 0 मंथ 1 दिन, ये इसकी उम्र है। तो अब हम पेंशन के अंदर जो क्वालिफाइंग एज जो काउंट करेंगे वो 50 नहीं बल्कि 51 करेंगे। एक दिन भी ऊपर हो जाए, 1 माह ऊपर हो जाए, 10 माह ऊपर हो जाए, 11 माह ऊपर हो जाए, तो हम अगला साल मुकम्मल ले लेंगे। तो 51 साल क्वालिफाइंग एज हमारे सामने आ गई। एक एम्प्लॉयज़ की पेंशन के लिए क्वालिफाइंग एज हमारे सामने आ गई। अब हमने उसके लिए उसकी सर्विस मालूम करनी। सबसे पहले हम उसकी सर्विस मालूम करते हैं। मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। तो उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 10/6/91। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1991, छठा मंथ और 10 जो है वो डेट है उसकी। तो ये भी जैसे हमने एज मालूम की उसी तरीके से हम जो है इसकी जो है सर्विस मालूम करेंगे। तरीकाकार वही है, 38 में से -8 10 हो जाएंगे तो हमारे पास 28 दिन आ जाएंगे। ऐसे ही 13 में से माइनस हो जाएंगे 6, 7 माह आ जाएंगे। 2020 में से हम माइनस करेंगे 91 तो 29 साल। तो सर्विस हमारे पास आ गई उसकी 29 साल 7 माह और 28 डेज। अब यहाँ पर आप समझ लें कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। अगर उसका जो है सर्विस 6 माह या 6 माह से ज़्यादा हो तो हम अगला पूरा 1 साल काउंट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए आप 29 साल 6 माह से ज़्यादा है, यानी 29 साल 7 माह है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वालिफाइंग सर्विस जो आ गई वो है 30 साल आ गई। अगर फॉर एग्जांपल 29 साल और 4 माह और 3 दिन होती तो ये जो मंथ है 4 ये 6 से कम है, तो हम ये इसे यहाँ पर सर्विस जो है उसकी 29 साल ही काउंट करते। लेकिन अगर यहाँ 5 होती फिर भी हम 29 साल ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर होती 6, 29 साल 6 माह 3 दिन, तो उसकी सर्विस 6 माह से ज़्यादा है तो हम अगला पूरा साल ले लेंगे। 29 की जगह हम यहाँ पर 30 लिख देंगे। तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस जो हमारे सामने निकल आई वो 30 ईयर निकल आई। ये तो उसकी सर्विस हमने हाथ से निकाली। हम फार्मूले के ज़रिए से भी मालूम कर लेते हैं कि उसकी सर्विस क्या होगी। तो यहाँ फार्मूला लगा कर देख लेते हैं हम। वही डेटेड इफ वाला, डेटेड इफ लिखेंगे आप। उसके बाद आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखनी है। पहले डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है सेल, आपने कॉमा लगा देना है। फिर आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट, फिर कॉमा लगाना है। और वही तरीका का कि हम उसे कहेंगे हमें ईयर बताए, तो हमारे सामने ईयर आ जाएंगे। इसी फार्मूले को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। डेज मालूम करने के लिए हम उसे कहते हैं कि मंथ मालूम करने के लिए हम उसे कहते हैं कि ईयर निकाल कर हमें मंथ बता दे। तो ये हमें 7 मंथ बता दिया उसने। इसी फार्मूले को फिर हम कॉपी करते हैं और हम उसे कहते हैं कि मंथ निकाल कर हमें डेज बता दे। तो इसने ये डेज बता दिया, हमारे सामने डेज आ गया। तो ये जो है एक्सेल फार्मूले के ज़रिए भी आप इसकी सर्विस आप जो है मालूम कर सकते हैं। यही हमने एज और सर्विस अगर हम अपने पेंशन कैलकुलेटर में चेक करें
तो देखते हैं, आप देख रहे हैं कि वही एज, डेट ऑफ बर्थ 25/4/70, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10/6/91 और डेट ऑफ रिटायरमेंट 8/2/21 मैंने यहाँ पर टाइप किया तो उसने खुद ब खुद कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि उसकी जो है क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल है और क्वालिफाइंग एज जो है 51 साल है। ये पेंशन कैलकुलेटर के ज़रिए से आप चंद सेकंड्स के अंदर इसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्विस के मतलब एक अहम पॉइंट आपको बताता चलूँ कि हमने जो सर्विस लेनी है वो मैक्सिमम 30 साल की लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सर्विस हो जाती है 32 साल 5 माह 6 दिन, तो हमने फिर भी 30 साल ही काउंट करने हैं। 30 साल से ऊपर जितनी भी सर्विस होगी वो माइनस हो जाएगी पेंशन कैलकुलेशन के अंदर। हमने मैक्सिमम 30 साल की सर्विस लेनी है, ये बात याद रखिए। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, बेसिक पे की तरफ। तो लास्ट ड्रान जो आखिरी बेसिक पे उसकी थी हमने वो ले लेनी है। 14वें स्केल का एम्प्लॉइज़ है, उसकी यहाँ से कोई भी हम बेसिक पे ले लेते हैं 46,770 रुपये। 46,770 रुपये लास्ट टाइम जो उसने पे ड्रान की थी, ये उसकी बेसिक आ गई 46,770 रुपये लास्ट टाइम जो उसकी बेसिक पे थी। अब यहाँ मामला है एयरली इंक्रीमेंट का। अगर वो 1 जून से पहले रिटायर होता है तो उसे इंक्रीमेंट सालाना नहीं मिलेगी। अगर रिटायरमेंट होने वाले की डेट यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर 1 जून या उसके बाद की है तो उसे सालाना इंक्रीमेंट मिलेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है 8/2/2021, तो अब इसके लिए जो है सालाना इंक्रीमेंट नहीं है क्योंकि ये 1 जून से पहले का रिटायर होने वाला है। तो इसकी जो है टोटल भी यही आ जाएगा 46,770 रुपये। अगर 1 जून या उसके बाद का है, अगर जुलाई में रिटायर हुआ है, अगस्त में हुआ है, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, तो हम उसके ईयरली इंक्रीमेंट देंगे जो सालाना इंक्रीमेंट होती है। 14 स्केल की 1170 रुपये है तो वो ले लेंगे। अदर पे के मतलब मैंने जो है इससे पहले जो है पेंशन की जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने पेंशन कैलकुलेटर के नाम पर, वहाँ पर मैंने तफसील के साथ बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेंशन का हिस्सा हैं। अगर वो पेंशन का हिस्सा है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर दें, अदरवाइज छोड़ दें। अदरवाइज यहाँ पर आप जो है ना कुछ ना लिखें। उसके बाद इनका टोटल कर लें, आप सम का फार्मूला लगा लेते हैं हम, ब्रैकेट क्लोज, तो इनका ये टोटल आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ है वो 8/2/21 को रिटायर हो रहा है तो उसकी इंक्रीमेंट है नहीं, तो हम यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे, तो उसकी जो है 46,770 रुपये पे आ जाएगी। तो दोस्तों पेंशन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एज आ गई 51 साल, सर्विस आ गई हमारे पास 30 साल, पे आ गई हमारे पास 46,770 रुपये। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ कि पेंशन को कैलकुलेट कैसे करना है फार्मूले के ज़रिए से। तो उसका फार्मूला ये है, पे को हम ज़रब देंगे सर्विस के साथ और उसको जो जवाब आएगा उसको ज़रब देंगे 7 के साथ और जो जवाब आएगा उसे तकसीम करेंगे 300 के साथ। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले पे है, तो पे हमारे है 46,770 रुपये, हम उसके मल्टीप्लाई करेंगे सर्विस के साथ, तो हमारे पास सर्विस है 30 साल, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तकसीम करेंगे हम 300 पर, तो हमारे पास आ जाएगी 32,739 रुपये। पेंशन फार्मूले के ज़रिए से मालूम हुआ कि हमारे पास जो ग्रास पेंशन है जिसे हम 100% भी कहते हैं, ग्रास पेंशन भी कहते हैं, 100% पेंशन भी कहते हैं, दो नाम है। तो हमारे पास ग्रास पेंशन आ गई 32,739 रुपये। आगे चलते हैं हम, नेट पेंशन जो हमने महाना हासिल करनी है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें कि ये नीचे है कम्यूटेड पेंशन, जो 35% हम कम्यूट करते हैं जिसकी वजह से हम ग्रेजुएटी हासिल करते हैं। तो ये आपके अख्तियार के अंदर है, चाहे आप 35% कम्यूट करवा लें, 30% करवा लें, 25% करवा लें, 15% करवा लें, 10% करवा लें, जितनी मर्जी कम्यूट करवा लें उतनी आपकी ग्रेजुएटी कम हो जाएगी। यानी मैक्सिमम आप 35% तक कम्यूट करवा सकते हैं चंद सालों के लिए। उसके भी आगे डिटेल में आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप कम्यूट ना करवाना चाहें, यानी जो लम सम ग्रेजुएटी आपको मिलती है वो ना लेना चाहें तो आप कम्यूट ना करवाएं, पेंशन को 100% ही रहने दें, तो यही पेंशन आपकी मंथली पेंशन बन जाएगी। लेकिन आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो 65% पेंशन लेते हैं, जो 35% जो है वो ग्रेजुएटी की शक्ल में कम्यूट करवाते हैं। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ये हमारे पास जो ग्रास पेंशन आई है जो 100%, इसमें से हमने 65% जो है पेंशन हमने नेट पेंशन हमने अपनी निकाल लेनी है 65%, यानी 65 ज़रा 65 तकसीम 100। तो हमने जो महाना पेंशन हासिल करनी है वो है 21,280 रुपये। 21,280 रुपये हमारे पास जो है महाना पेंशन आ गई 35 पैसे।
अब हम कम्यूट के लिए जो है वो 35% निकालते हैं उसी 100% में से। हमारे पास जो ग्रॉस पेंशन है 100%, उसमें से हम 35% कम्यूट के करवा लेते हैं। तो 11,458 रुपये हमारी पेंशन का हिस्सा जो थी वो कम्यूटेशन के लिए चली गई। पीछे हमारे पास 21,280 रुपये बची, जो हमारी मंथली पेंशन स्टार्ट होनी है, जिसे हम नेट पेंशन भी कहते हैं या 65% भी कहते हैं। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करें तो यही 32,739 ही आएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सम का फार्मूला लगाकर। तो इन दोनों का अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास 32,739 रुपये ही हमारे पास आएगा 100% पेंशन। यहाँ पर एक और बात बताता चलो आपको कि ये पेंशन कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ ये रिटायर्ड पर्सन के लिए, जो खुद हाजिर सर्विस जो है रिटायर्ड पर्सन रिटायर्ड हुआ है तो उसकी पेंशन हम निकाल रहे हैं। अगर फैमिली पेंशन हो तो उसके लिए जो है ये 65 की बजाय 75% होगा नेट पेंशन, और कम्यूटेशन के लिए 25% होगा। तो यहाँ पर हम जो है 75 करके कर देते हैं। अगर फैमिली पेंशन है तो 75% उसकी आ जाएगी 24,554 रुपये 25 पैसे, और कम्यूट के लिए उसे जो है 25% तक की इजाज़त है। तो यहाँ पर उसकी 8,184 रुपये जो है वो 75 पैसे जो है ये कम्यूटेशन के लिए होगा 25% फैमिली पेंशन के लिए। अब हम अगला मरला है मेडिकल लॉस का, कि पेंशन को जो मेडिकल लॉस दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है। तो मेडिकल लॉस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी पेंशन के लिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं उसकी डिटेल। मैं यहाँ सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि 1 से 10 से मेडिकल लॉस दिया गया है, 1 से लेकर 15 स्केल तक का 25% है, और 16 से लेकर 22 तक का 20% है, और जो मेडिकल निकल आए उसका फिर 25% है 1 7 15 से। बस ये याद रखना आपने। अब हम मेडिकल लॉस निकालते हैं। हमारे पास जो नेट पेंशन है वो 65% है, 21,280 रुपये 35 पैसे इसका मेडिकल लॉस निकालेंगे। 25% अगर नॉन गजटेड है, अगर गजटेड है तो 20% निकालेंगे। तो नेट पेंशन ज़रब, क्योंकि हमारे पास नॉन गजटेड है तो हम इसका 25% निकालेंगे, तकसीम 100 करेंगे तो हमारे पास मेडिकल लॉस आ जाएगा 5,320 रुपये 9 पैसे। इसका मेडिकल लॉस आ गया 25% 2010 वाला। अब 1 7 15 से जो है वो रिवाइज 25% इस पर इंक्रीज़ हुआ था, इसी पर जो हमने पहले निकाला, तो इस पर हम निकालेंगे, इसी का हम 25% दोबारा ले लेंगे, ज़रा 25 तकसीम 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,330 रुपये 2 पैसे। इसका हम टोटल ले लेंगे। इन दोनों का टोटल हमारे पास आ जाएगा 6,650 रुपये 11 पैसे मेडिकल लॉस उसकी पेंशन के अंदर ऐड हो जाएगा। उसकी पेंशन कितनी थी आपको फिर एक दफ़ा रिपीट करता चलूँ, 65%, यानी कि नेट पेंशन उसकी 65% जो थी वो 21,280 रुपये 35 पैसे, 6,650 रुपये 11 पैसे उसका मेडिकल लॉस आ गया। अब हम पेंशन अलाउंसेस की तरफ आते हैं। तो पेंशन की पहली वीडियो के अंदर, पेंशन कैलकुलेटर के अंदर, मैंने अलाउंसेस का एक टेबल का तारुफ करवाया था आपको और बताया था कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। वो टेबल ये वाला है। इस टेबल के ज़रिए से हम ये मालूम करेंगे कि उससे अलाउंसेस कौन कौन से मिलने हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि वो रिटायर कब हो रहा है, फरवरी 2021 के अंदर। तो जो 1/7/20 से 30 जून 2021 के दरमियान रिटायर होगा उससे कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है। तो हमें ये पता चला कि 2011 का अलाउंस मिलेगा, 2015 का अलाउंस मिलेगा, 2016 का, 17 का, 18 का और 19 का अलाउंस मिलेगा। और इन अलाउंसेस की रेशो जो है वो ये रही कि 11 वाला जो है 15% है, 15 वाला 7.5% है, 16 वाला 10% है, 17 वाला 10% है, 18 वाला 10% है और 19 वाला भी 10% है, 20 वाला 0% है। सिंध वालों के लिए जो है ऐलान किया गया, बाकी तमाम का 0% है। तो उस टेबल के ज़रिए से हमें पता चला कि नया पेंशन रिटायर होने वाला जो पेंशनर है उससे 15% 2011, 7.5% 2015 और 10% 2016, 17, 18 और 19 के अलाउंसेस मिलेंगे। तो आइए हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। आपने यहाँ पर सबसे पहले नेट पेंशन लेनी है। नेट पेंशन जो हमने निकाली थी 65% उसे लेना है और उसे ज़रब देना है 15% के साथ। 2011 का लॉस हमें 15% मिला है, उसे 15 के साथ ज़रब देना, तकसीम 100 कर देना। तो ये हमारे सामने आ जाएगा 3,192 रुपये जो इंक्रीज़ है 2011 की 15%, वो हमारे सामने आ जाएगी। इससे मुतबादला हम एक सेल लेते हैं और उसके अंदर हमारी जो पीछे नेट पेंशन थी 65% वो, और उसके अंदर जो हमने ये 2011 वाला 15% निकाला था ये, इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो हमारी पेंशन हो जाएगी 24,472 रुपये 40 पैसे। ऐसे ही हम 2015 का लॉस निकालेंगे तो ये वाला जो हमने टोटल किया था इसका निकालेंगे, इसको हम ज़रब देंगे 7.5 के साथ और तकसीम करेंगे 100 के साथ। तो ये हमारे सामने आ जाएगा 1,835 रुपये 43 पैसे, 7.5% 2015 का लॉस निकल आया। इन दोनों को हम जमा कर लेंगे।
जो पिछला था टोटल उसको, उसके अंदर हम जो इजाफा था हमारा 7.5% 2015 वाला इंक्रीज़ थी वो जमा करेंगे, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। ऐसे बिल तरतीब हम सारे जो है अलाउंसेस जमा करते जाएंगे। इसको हम ज़रब देंगे 10% के साथ, तकसीम करेंगे 100 के साथ, तो हमारे ये 2016 वाला इजाफा निकल आया। और पिछला टोटल उसके अंदर हम ऐड करेंगे इजाफा 2016 वाला, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। ऐसे बिल तरतीब हम 2019 तक करते रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि 11 की इजाफा आ गया हमारे पास 3000, 15 का इजाफा 1800, 2016 का जो है वो 2600, 17 का 2800, 3118 का, और 2019 का हमारे पास आ गया 3500। ये हमारे पास इजाफे आ गए, ये जमा होते रहे बिल तरतीब, तो हमारे पास जो है टोटल आ गया 38,517 रुपये। हमारी जो नेट पेंशन और उसके अंदर जो इजाफे हैं वो डालकर हमारी पेंशन इस वक्त होगी बग़ैर मेडिकल के 38,517 रुपये। हमारे पास जो नेट पेंशन और उसके अंदर अलाउंस डालकर हमारे पास जो पेंशन आ गई माहाना वो 38,517 रुपये आ गई। अब इसके अंदर हम जो है मेडिकल अलाउंस ऐड करेंगे 38,517 रुपये 30 पैसे हमारी जो पेंशन आ गई अलाउंस डालकर, इसमें हम ऐड कर लेंगे मेडिकल अलाउंस जो हमारा था 6,650 रुपये 11 पैसे, 10 वाला और 15 दोनों जो टोटल जो था वो ऐड करेंगे। तो ये जो पेंशनर है इसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी माहाना 9 फरवरी 2021 से। वो अपनी मंथली पेंशन 45,167 रुपये 41 पैसे के साथ अपनी माहाना पेंशन स्टार्ट करेगा। अब फेडरल, पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान की इंक्रीज के अंदर डिफरेंस है, तो इनके डिफरेंस का चार्ट मैंने एक बाकायदा बनाया था और उसकी बाकायदा एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसर तारुफ करवा दूँ कि ये फेडरल, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान के मैंने 11, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 की जो इंक्रीजेज हैं, जो इनके साथ डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर पेश किया है आपके सामने। तो इसे डाउनलोड करके आप अपने पास रख लें, इसके ज़रिए से आप कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, पेंशन कैलकुलेट करना तो आपने सीख ली, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप पर ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अब हम चलते हैं ग्रेजुएटी की तरफ। तो ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही आसान, सिंपल और सादा सा फार्मूला है इसका। हमने जो है कम्यूटेड पोर्शन निकाला था 35%, वो कम्यूटेड पोर्शन जो है 35% जो है जो हमने अमाउंट निकाली थी उसको ज़रब देनी हमने एज रेट के साथ, और उसको ज़रब देनी है, उसका जवाब है उसको ज़रब देनी 12 के साथ, तो हमारा जो हमारे जो है ग्रेजुएटी निकल आएगी। जो हम लमसम जो हमें पैसे मिलते हैं कम्यूट की शक्ल के अंदर वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। 35% हमने ऊपर निकाला जो हमने सबसे पहले, ये कम्यूटेड पोर्शन पेंशन जो था कम्यूटेड पोर्शन जो 35% ये है 11,458 रुपये 65%। ये इसको हम ज़रब देंगे एज रेट के साथ, तो हमारे पास 51 जो थी ईयर थे, हमारे साल थे, हमारी उम्र थी 51, तो उसका एज रेट है 17.6526। तो ये हम वहाँ लिख देंगे 17.65 और उसको ज़रब देंगे हम 12 के साथ, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये अमाउंट आ जाएगी 24,27,299 रुपये 60 पैसे। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। तो ये ग्रेजुएटी की शक्ल के अंदर जो हमें लमसम मिलते हैं 24,27,299 रुपये हमारे सामने आ गए। ये इस तरह से आप ग्रेजुएटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ पेंशन कैलकुलेट करना और ग्रेजुएटी कैलकुलेट करना आपको सिखाया मैनुअली तरीके से। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और जो इसमें इबाम होगा प्रैक्टिस से उम्मीद है आपको दूर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो इसकी पूरी समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। हाँ, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे एम्प्लॉयज़ का भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।